Hello students, this is Karthik Gautam, your social studies teacher. This is a video of chapter 3rd of civics, state government, and it is a second video of the chapter. First video is introductory about what should we read in this chapter. So the chapter is state government, that we know we are going to read about the state government. Basically, the government are a organized body who governs and maintain our social amenities. Okay, अब how they work in a state? So they work in a state in a two manner. That two manner government is called bicameral. Why bicameral? जिस भी स्टेट में दो हाउसेस होते हैं लेजिस्लेचर के, उसको बोला जाता है बाईकैमरल, और जहाँ पे एक हाउस होता है उसको कहा जाता है यूनिकैमरल. जैसे अगर हम अपना कंट्री की बात करें तो कंट्री में हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट है. रिपब्लिक है तो जो इलेक्ट होगा वही क्या बनेगा, एग्जीक्यूटिव बनेगा, वही चीफ मिनिस्टर बनेगा या वही भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा. जब मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ तो पार्लियामेंट में आपको मैंने बताया होगा कि टू हाउसेस, अ लोकसभा एंड अ राज्यसभा. तो जब पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं, और पार्लियामेंट क्या है, लेजिस्लेचर ही तो है, रूल ही तो बनाती है. तो जो रूल बनाने वाली टर्म है पार्लियामेंट, उसके दो हाउसेस हैं, और जहाँ में भी दो हाउसेस होंगे उसको कहा जाता है बाईकैमरल. और अगर एक ही हाउस होता है तो उसको कहा जाता है यूनिकैमरल. ये स्टार्ट हुआ था फ्रांस से सबसे पहले, ठीक है ना. ये जो बाईकैमरल सिस्टम है ये फ्रांस से ही स्टार्ट हुआ था. अब जो हमारा स्टेट है, तो हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में हमारा बाईकैमरल है. बाईकैमरल कैसे है, जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास जो स्टेट का लेजिस्लेचर है उसके भी दो हाउस हैं, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. तो बात समझ में आ गई. हमारा जो स्टेट का लेजिस्लेचर है वो बाईकैमरल है, मतलब कि दो हाउस हैं लेजिस्लेचर के, और उन दोनों हाउसों में जो पहला हाउस है उसको कहा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा जो है उसको कहा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल. अब हम इसको पढ़ लेंगे, हमें समझ में बाकी सारा आ जाएगा. State government has three organs: the legislature, the executive, and the judiciary. The Constitution of India clearly defines the structure, power, and function of each organ of the state government. When elections are held in a state, people elected representatives from the state legislative assembly or the Vidhan Sabha is the main body that makes law in the state. कौन? लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग मेंबर्स होंगे वो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, उनको स्टेट के लोग ही क्या करते हैं, उनको वोट करते हैं. जो अपन लोग विधायक बनाते हैं ना, वही कहलाते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA. In some state of India, apart from the Vidhan Sabha, there is another house of legislature. This is called legislative councils. ये भी हमारे पास है. legislative councils हर स्टेट में नहीं है, केवल 7 स्टेट में था और अब 6 स्टेट में बचा है, ठीक है ना. तो वो कौन कौन से स्टेट्स हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और उत्तर प्रदेश. यहाँ पे क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली है. तो जहाँ पे दोनों होंगे वो क्या हो जाएगा, बाईकैमरल लेजिस्लेचर हो जाएगा. अब हम पढ़ेंगे द लेजिस्लेटिव असेंबली. इन इंडिया एवरी स्टेट हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली विच हैज़ मेंबर is proportion to the state population. These members are called the member of the legislative assembly. They are elected by the people who form the government. Thus the MLA are elected representatives of the people. जो MLA होते हैं, ठीक है ना, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, उनको हम खुद वोट देते हैं. स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है ना. और इनका जो कितने MLAs होंगे, इसको टोटल पॉपुलेशन के प्रोपोजिशनल चेक किया जाता है, और उतने ही नंबर क्या होते हैं MLAs के इलेक्टेड, क्या मतलब उतने ही जो असेंबली हैं, जो एरियाज़ हैं, उतने ही एरियाज़ में क्या होगा, इलेक्शंस होंगे. मतलब फिक्सेशन है कि इतने MLA एक स्टेट में होंगे, इतने MLA इतने इस स्टेट में होंगे. और वो फिक्सेशन किसके बेस पर है, तो वो एरिया के बेस पर नहीं है, वो फिक्सेशन
पॉपुलेशन के बेस पर है। एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट जालौन में रहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जालौन में पहले की 4 MLAs हुआ करते थे। जैसे उरई का अलग होता था, कालपी का अलग बनता था, माधोगढ़ का अलग होता था, कौंच का अलग बनता था, लेकिन पॉपुलेशन उतनी नहीं थी तो उस हिसाब से कंस्टिट्यूएंसी क्या की गई, 2 की 1 कर दी गई। कैसे, जो माधोगढ़ और कौंच की अलग अलग थी तो आधी कौंच वाली किस में मिला दी गई, आधी कौंच वाली उरई में मिला दी गई और आधी कौंच वाली माधोगढ़ में मिला दी गई। तो अब विधायक 4 से 3 बनते हैं हमारे यहाँ। ओके, हाउ इज MLA इलेक्टेड? ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंट्स the people elected one representative who then become an MLA. The constituents is like a panchayat where the MLA belong to different political parties like Bharatiya Janata Party, Janata Dal and Congress. The political parties whose MLAs get then 50% of the seats said to be in majority. The party with the majority seats become the ruling party and form the government. Its leader becomes the chief minister or other MLA forms the opposition. The member then do not belong any political party are called independent. अब थोड़ा समझिए इलेक्शन कैसे होता है MLAs का। तो स्टेट का मतलब एक प्रदेश, जैसे हमारा यूपी है तो यूपी में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे ठीक है कांग्रेस है, सपा है, बीजेपी है, बीएसपी है। हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट्स को टिकट देगी और वो अपने पार्टी सिंबल्स पे चुनाव लड़ेंगे, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, बिना किसी पार्टी के लड़ते हैं और जीत जाते हैं, ठीक है ना। आपने सुना होगा जैसे राजा भैया कुंडा हुए, या बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट होते हैं जो जीत जाते हैं। आप अपनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ बना सकते हो, उसमें भी आपको कोई नहीं रोकेगा, तो आप उसको भी लड़ सकते हो, ठीक है। तो जब सिंबल मिल जाते हैं और जब 4 पार्टीज़ जो लड़ रही हैं इलेक्शन, उसमें से कोई ना कोई एक पार्टी ऐसी होगी जो क्या करेगी, 50% + 1 सीट्स, मतलब अगर 400 सीटें हैं तो 400 सीटों में कितना हो गया, 200 आधा हो गया, और 200 + 1 201 सीट। इतनी सीटें जिस भी पार्टी जिस पार्टी के मेंबर, ठीक है, बात समझना बहुत अच्छे से बेटा कि गवर्नमेंट कैसे बनती है। जितने भी MLAs हैं, मान लीजिए जो इलेक्शन हो रहे हैं वो एक स्टेट में 400 MLAs के लिए हो रहे हैं, तो 400 क्या हैं, 400 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ हैं जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। तो हर असेंबली से एक आदमी जीतेगा, मतलब 400 टोटल MLAs जीतेंगे जो अलग अलग पार्टी को बिलोंग कर रहे होंगे। अब कोई पार्टी एक ऐसी होगी जिसके 100 MLAs जीतेंगे, किसी के 100 MLA जीतेंगे, किसी के 20 MLA जीतेंगे। इंडिपेंडेंट जो लड़े हैं तो पूरे स्टेट में 2 या 3 या 5 इंडिपेंडेंट जीत जाएंगे, ठीक है। अब गवर्नमेंट कौन बनाएगा, तो 50% + 1, दैट मीन अगर 400 सीट्स हैं तो 200 + 1 201 MLA जिस पार्टी के पास होंगे वो क्या बनाएगी, गवर्नमेंट बनाएगी। और अगर 201 नहीं है किसी के पास तो क्या होगा, मान लीजिए 195 है उनके पास, तो 195 की जगह उन्हें चाहिए कितने गवर्नमेंट बनाने के लिए, 201। तो वो किसी और के साथ मिलके, या इंडिपेंडेंट MLA हैं उन्हें ले लेंगे, या कोई और छोटी सी पार्टी है जिसके 10 या 12 या 15 MLA हैं तो उनसे बात करेंगे, उन्हें अपने साथ कोलिशन में ले लेंगे। तो जब अगर कोई पार्टी सीधी सी बन जाएगी, मतलब 200 + 1 उनके अगर आ गए हैं तो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट बनाएंगे, और अगर नहीं आए हैं तो वो मिलके गवर्नमेंट बनाएंगे, और मिलके बनाएंगे तो उसको कहा जाता है कोलिशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। अब जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा MLA होंगे उसका लीडर ही क्या बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा, और जो पावरफुल लोग होंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे। बात सीधी सी आ गई। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी मैं और समझा दूंगा आपको कैसे काम करता है, तो समझ में आ गया। और जो लोग क्या हैं, किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते और जीते हैं तो वो इंडिपेंडेंट हैं, वो बाद में अपना कोलिशन किसी को भी दे सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया, आगे देखेंगे। अब जो MLA हैं तो उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी है वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, 25 ईयर्स से उसकी एज कम नहीं होना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा हो, ना ही स्टेट गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो, ठीक है, और मेंटल हेल्थ में उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साथ में उसके एक चीज़ और चेक की जाएगी, वो होगा बैंक करप्ट है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आगे देखिए, द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ 5 ईयर।
यहाँ पे जो एक्सरसाइज मैंने करवाई थी उसमें थोड़ा सा गलती हो गई थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को लेजिस्लेटिव असेंबली समझ के जल्दी से मैंने 5 में टिक कर दिया था, तो वो करेक्शन मैं अभी आपको बाद में करवाऊँगा, ठीक है ना। जब एक्सरसाइज अभी दोबारा से सेंड करूँगा तब कराऊँगा। द टर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 5 ईयर्स। लेजिस्लेटिव असेंबली जितने भी डायरेक्ट इलेक्शन इंडिया में होते हैं उन सारे डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, उनका टर्म 5 ईयर्स है, और जितने भी इनडायरेक्ट इलेक्शन है उनका टर्म 6 ईयर है। तो बहुत बेसिकली याद रखना है आपको, ठीक है ना। द गवर्नर में डिसॉल्व द असेंबली बिफोर इट्स कम्प्लीट इट्स टर्म। और अगर गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है, ठीक है ना, गड़बड़ कर रही है, तो गवर्नर उसको डिसमिस कर सकता है। तो उसके टर्म अलग अलग होते हैं, कैसे डिसमिस कर सकता है। द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड एज स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर from among them. The speaker and the deputy speaker normally hold office as long as the house remains. The speaker conducts the proceeding of the assembly. In his or her absence, it's the deputy speaker who performs the function of the speaker. अब बात समझिए, गवर्नमेंट तो किसी ने बना ली, लेकिन गवर्नमेंट के अलावा बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो इलेक्ट होकर आए हैं, दैट मीन दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। तो जो भी अब गवर्नमेंट जो भी रूल बनाएगी, तो ऐसे नहीं कि अपने मन से क्योंकि जीत गए हैं तो कुछ भी रूल बनाएंगे, नहीं। कोई रूल बना रहे हैं तो उसका इंट्रोडक्शन कराना पड़ेगा, ठीक है ना। असेंबली को बताना पड़ेगा कि हम ये कर रहे हैं। जब असेंबली उस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाएगी तभी वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो पाएगी। बात समझ रहे हैं आप। तो अब ये सब जो बहस होगी, डिबेट्स होंगी, डिस्कशन होंगे, ये सब किसके अंडर में होता है, ये स्पीकर के अंडर में होता है, डिप्टी स्पीकर के अंडर में होता है। अब ये स्पीकर आते कहाँ से, तो जितने भी क्या हैं, जितने भी लोग असेंबली में जीते हुए हैं वो लोग अपने ही बीच से किसी एक इंसान को क्या बनाते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बना लेते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको। आगे देखेंगे, पावर्स देखेंगे। The legislative assembly has mainly two type of functional powers, legislative and financial. Legislative powers का मतलब है उनके पास पूरी पावर्स होती है कि वे लॉ बनाते हैं, ठीक है ना। किसी भी टाइप के लॉ बनाना, स्टेट लिस्ट के हों या कनकरेंट लिस्ट के हों, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों लिस्टें हैं, उन दोनों लिस्टों के बेस पर कोई भी लॉ बना सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि लॉ अगर कोई आप बना रहे हैं तो जितने भी पहले से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको बिना हार्म किए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको बिना हार्म किए ही आप क्या बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में नए लॉज बनाएंगे। ऐसे नहीं कि आपकी गवर्नमेंट हो तो आप कुछ भी बना लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका वॉच गार्ड कौन है या वॉच डॉग कौन है, तो उसका वॉच डॉग है जुडिशरी, ठीक है ना। जुडिशरी अगर कोई भी चीज़ गड़बड़ कोई भी गवर्नमेंट करेगी तो जुडिशरी इतनी पावरफुल है कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। फाइनेंशियल पावर क्या है, जैसे कोई भी स्टेट है, अगर कोई मतलब मनी बिल आ रहा है, पैसे से रिलेटेड कोई भी एक्ट है या कोई नई चीज़ करना चाह रहा है, तो उसको पहले वो रिप्रेजेंट करेगा असेंबली में, ठीक है ना। उसके बाद डिस्कशन करेगा और उसके बाद जब तक लेजिस्लेटिव असेंबली उस बिल को आगे पास नहीं कर देगी तब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। मतलब गवर्नमेंट खूब किसी की भी हो, पावर किसी के भी पास हो, लेकिन जब तक पूरी असेंबली आपसे सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक आप काम नहीं कर सकते, मतलब आप गलत तरीके से काम नहीं कर सकते। कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो मिनिस्टर ग्रुप्स है जो चीफ मिनिस्टर का एडवाइज़र होता है, ठीक है ना। तो चीफ मिनिस्टर अपनी चॉइस से ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए कोई भी इलेक्शन नहीं होते, ओके। तो इनका काम होता है एग्जीक्यूट कराना चीज़ों को। और अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है, करप्शन हो रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछती है चीज़ें। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी है कि वो उन्हें बताएं, चीफ मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी है वो उन्हें बताएं कि ये चीज़ें गलत क्यों हो रही हैं। तो इस तरह से क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली वर्क करती है, ठीक है। दे पॉइंट आउट द प्रॉब्लम्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन, दे में पास नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल एंड थस आस्क द एंटायर मिनिस्ट्री टू रिजाइन। और अगर कोई मिनिस्टर गड़बड़ काम कर रहा है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंडर, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट वोटिंग होती है। या कोई गवर्नमेंट है जो बड़ी मुश्किल से 200+1 पहुंची थी और अच्छे से काम नहीं कर रही, तो उसके खिलाफ भी हम क्या कर सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें साइलेंट वोटिंग होती है और अगर दोबारा से 200+1 पहुंच गया तो गवर्नमेंट बच जाएगी, वरना गवर्नमेंट चली जाएगी और दोबारा से इलेक्शन होंगे। चीफ मिनिस्टर क्या है,
चीफ मिनिस्टर स्टेट का फर्स्ट एग्जीक्यूटिव होता है। द चीफ मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द पार्टी दैट हैज़ won the majority of the seats in the state election or is chosen leader of the group of parties that have formed a coalition. He is the elected head of the government of the state, the governor of a state in the nominal head. The real power rests with the chief minister of the state. The governor appoints him as the chief minister and the स्वेरिंग इज डन बिफोर द गवर्नर। गवर्नर्स क्या हैं? गवर्नर्स नॉमिनियल पावर होती हैं, ठीक, प्योर पावर चीफ मिनिस्टर के पास ही होती हैं। अब चीफ मिनिस्टर बनता कौन है? तो जो पार्टी सबसे ज़्यादा मेंबर्स लिए है उसका ही हेड बनेगा। अब मान लीजिए जो पार्टी, समझना आप अच्छे से, जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा मेंबर हैं उस पार्टी के लीडर को क्या बनना है? चीफ मिनिस्टर बनना है। लेकिन अगर उसी पार्टी का लीडर चुनाव लड़ा और हार गया तो वो कैसे बनेगा? तो उसके लिए ये है, या तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का मेंबर हो। और अगर लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल में से दोनों का मेंबर नहीं है तो 6 महीने के लिए तो वो गवर्नर की बात करके प्राइम चीफ मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन 6 महीने में उसे कम से कम किसी न किसी क्या होगा, किसी न किसी हाउस का, जो बाइनोमियल हाउस है ना, उन दोनों में से किसी न किसी एक हाउस के मेंबर बनना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आई आपको? आगे देखिए, द चीफ मिनिस्टर फंक्शन एज लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द अदर मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो ये आपको पता ही है, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा गवर्नर और फिर चीफ मिनिस्टर की एडवाइजरी पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी गवर्नर ही अपॉइंट करवाएगा। लेकिन जो वो आंसरेबल किसके लिए होंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो वो आंसरेबल होंगे चीफ मिनिस्टर के लिए। और उनकी अकाउंटेबिलिटी किन के लिए होगी? अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। उनसे जब सवाल पूछे जाएंगे तो वो पूरी असेंबली को उन्हें आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब ये देखिए, हाउ डज अ बिल बिकम अ लॉ। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था कि इंट्रोडक्शन जब भी होगा उसका तो बिल के फॉर्म में होगा, कहाँ? लेजिस्लेटिव असेंबली में। और उसके बाद वो वहाँ डिस्कशन होगा, डिबेट्स होगी, उसके बाद वो क्या बनता है? एक्ट बनता है। आगे देखिए, द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, द अपर हाउस ऑफ द स्टेट। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को अपर हाउस ऑफ द स्टेट कहते हैं, ठीक है ना। कितने स्टेट में है? पहले 7 में था, अभी फरवरी में एक स्टेट से कम हो गया तो अब 6 स्टेट में बचा है, ठीक है ना। अब आगे समझिए, इनके मेंबर्स जो होते हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते। डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते तो वोट कौन देता है? तो वोट जो देते हैं उनको वो होते हैं ग्रेजुएट लोग, जैसे जो 10+2+3 किए हुए हैं, मतलब ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ठीक है ना। और कौन से लोग? जो पुराने किसी न किसी टाइप से लोकल बॉडीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हैं, जैसे बीडीसी हुआ, ग्राम प्रधान हुए, ब्लॉक प्रमुख हुए, तो ये सारे लोग वोट देते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। और इनका जो टर्म होता है वो 6 ईयर होता है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट इलेक्टेड हैं। तो हमने आपको अभी बताया है कि जहाँ जहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे वहाँ का टर्म 6 ईयर होगा, ठीक है ना। अब ये जो स्टेट असेंबली है उसी का एक दूसरा सा पार्ट है, ठीक है। तो दूसरे पार्ट का क्या वर्क है? दूसरे पार्ट का वर्क भी वही है, स्टेट को मैनेज करना, लॉ बनवाना। तो ये लॉ बनाने में जब लॉ लेजिस्लेटिव असेंबली बना लेगी और उसके बाद उसे कहाँ भेजा जाएगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भेजा जाएगा, ठीक है। अब ये एक परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस कैसे है? जैसे मान लीजिए 600 यहाँ पे मेंबर हैं, माना है हमने, है नहीं, वरना आप कहो सर आपने कह दिया 600 मेंबर है, इतने तो होते ही नहीं हैं। तो मान लीजिए अगर 600 मेंबर हैं, ठीक है ना, तो 600 मेंबर्स जो यहाँ पे हैं उनका क्या होगा? को 1/3 ऑफ मेंबर, अगर 600 मेंबर का 1/3 अगर आप निकालो तो कितना हुआ? 600 का 1/3 200 हो गया, ठीक है ना। अब 200 मेंबर्स हर 2 साल में रिपीटिशन होगा। तो बात समझना ऐसे, जैसे 600 में देखना 200 2011 में गए, 200 2012 में गए, 2010 में 200 जाएंगे, ठीक है ना। 2011 में 11 में नहीं जाएंगे, फिर 12 में जाएंगे, ठीक है। तो 10 में जाएंगे 200, फिर 12 में जाएंगे 200, फिर 14 में जाएंगे 200, और जब 200 जाएंगे तो 200 नहीं आएंगे। तो मतलब एक टाइम में इलेक्शन नहीं होता है,
ठीक है ना। 1/3 ऑफ द मेंबर, अगर वो मतलब 600 की है तो 200, 100 की है तो 1/3 उसका कर दो, 200 की है तो 1/3 उसका कर दो। तो जितने भी काउंसिल्स हैं टोटल, उसका 1/3 हर 2 साल में इलेक्शन होता है। ऐसा ही राज्यसभा में भी होता है, टोटल मेंबर्स का 1/3 जो होता है वो हर 2 साल में चेंज होता रहता है, इसीलिए इन्हें परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब कौन कौन से मेंबर आते हैं, तो जो टीचर्स हैं वो भी इलेक्शन लड़ते हैं यहाँ पे, जो राइटिंग स्क्रिप्टेड वाले लोग हैं वो भी हैं, साइंस और सोशल सर्विस वाले भी हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, अपने मन से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का इलेक्शन लड़वाती हैं लोगों को और जितवा देती हैं। तो एज अ रिस्पेक्ट भी ये सीट्स ऑफर कर दी जाती हैं। अब आगे देखिए इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है या एलिजिबिलिटी क्या है, तो वही है, सिटीज़न इंडिया के होने चाहिए, सरकारी नौकरी में नहीं होने चाहिए, बैंकक्रप्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, क्रिमिनल्स नहीं होने चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स डायरेक्ट इलेक्शन जहाँ भी है उसकी एज है 25, ठीक है ना, और जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है उसकी एज है 30, तो यहाँ की एज 30 होनी चाहिए। अब आगे देखिए, द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन परफॉर्म द फंक्शन। अब ये जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन है इनको अपॉइंट किया जाता है, जबकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को क्या किया जाता था, उन्हीं में से इलेक्ट किया जाता था। तो अपॉइंट और इलेक्ट में फ़र्क क्लियर याद रखें। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैंने आपको बता दिया, द चीफ मिनिस्टर इज असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर विच लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। द डिफरेंट मिनिस्टर आर इन चार्ज ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कॉल्ड द मिनिस्ट्रीज। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर। इफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट confident about working of one particular minister belonging to the council of minister, a no confidence motion against him and her can be passed in the Vidhan Sabha. If the government lose the motion, the entire council of minister has to resign. Similarly, if the chief minister resigns, the entire council of minister has to resign. council of minister मैंने आपको बताया दिया कि जो लीडिंग पार्टी होगी उसका जो लीडर होगा उसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, और चीफ मिनिस्टर जिन जिन लोगों को चाहेगा उनको क्या बनाएगा, अपना काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर बनाएगा। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट मिनिस्टर होती है, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री होती है, ठीक है ना, 2 मिनिस्ट्री होती हैं। कैबिनेट डायरेक्ट जो है वो चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा, और काउंसिल्स के बाकी मिनिस्टर केवल चीफ मिनिस्टर को तब रिपोर्ट करेंगे जब चीफ मिनिस्टर उन्हें बुलाएगा। तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, सबसे ज़्यादा पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट मिनिस्ट्री के पास है। और उसके बाद इंडिपेंडेंट मिनिस्टर है जिनको क्या किया जाता है, तब बुलाया जाता है जब चीफ मिनिस्टर को लगता है कि इनसे बात करनी चाहिए। अदरवाइज़ कैबिनेट मिनिस्टर ही दूसरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चीफ मिनिस्टर के डिसीजंस के बारे में क्या करते रहते हैं, उन्हें इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। अब इन द केस ऑफ कोई मिनिस्टर है वो गलत काम करते हुए पकड़ा गया, करप्शन में पकड़ा गया या किसी और चीज़ में पकड़ा गया, ठीक है ना, या वो सही से काम नहीं कर रहा, उसका जो डिपार्टमेंट उसे मिला है वो गलत काम हो रहे हैं, वहाँ सही से चेंजेस नहीं आ रहे, तो उनके अगेंस्ट क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जा सकता है, और वोटिंग जो साइलेंट वोटिंग है उसके अकॉर्डिंग उन्हें हटाया जा सकता है। ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी ला सकते हैं, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी ला सकते हैं, और अगर सक्सेस हो जाती है तो गवर्नमेंट गिर जाती है, फिर दोबारा से इलेक्शन होते हैं। तो इतना हमने लगभग आज पढ़ लिया, इसके बाद कल हम इस चैप्टर को, मंडे को इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। ओके, थैंक यू। डाउट्स होंगे तो आप पूछ सकते हैं।